दैनिक जागरण का संपादकीय डिक्टेशन। गति 100 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। यह ठीक नहीं कि विभिन्न राज्य सरकारों और वहां के राज्यपालों के बीच विवाद थमते नहीं दिख रहे हैं। गत दिवस सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार और वहां के राज्यपाल RN रवि के बीच विवाद पर यह टिप्पणी की कि मुख्यमंत्री और राज्यपाल को लंबित विधेयकों के मामले को मिल बैठ कर सुलझाना चाहिए। देखना है कि दोनों के बीच मेल मुलाकात से विवाद सुलझता है या नहीं। तमिलनाडु सरकार और राज्यपाल के बीच विधेयकों को मंजूरी देने के अलावा अन्य अनेक मामलों को लेकर भी विवाद उठते रहे हैं। अतीत में तमिलनाडु सरकार राज्यपाल के तौर तरीकों से कुपित होकर उन्हें हटाने तक की मांग कर चुकी है। एक समय ऐसी ही मांग बंगाल सरकार ने भी की थी। किसी राज्य सरकार का राज्यपाल से विवाद का यह पहला मामला नहीं। इस तरह के विवाद रह कर न केवल सामने आते रहते हैं बल्कि वे उच्चतम न्यायालय तक भी पहुंचते। कुछ दिनों पहले केरल राज्य सरकार राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। उसका आरोप था कि राज्यपाल 8 विधेयकों को मंजूरी नहीं दे रहे हैं। चूंकि ये विधेयक लगभग 2 वर्ष से लंबित थे, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल किया था कि आखिर राज्यपाल इतने समय तक क्या करते रहें। इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने यही टिप्पणी की थी कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री आपस में बात कर मामले को सुलझाएं। राज्यपालों की ओर से विधेयकों को रोककर रखने की शिकायत अन्य राज्य सरकारें भी कर चुकी है। पंजाब सरकार और वहां के राज्यपाल के बीच तो विधानसभा का सत्र बुलाने को लेकर भी विवाद छिड़ चुका है। यह मामला भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। इसी तरह कुछ और राज्य सरकारें अपने यहाँ के राज्यपालों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुकी है। आमतौर पर राज्य सरकारें और राज्यपालों के बीच उन्हीं राज्यों में पनप रहे हैं जहां गैर भाजपा सरकारें हैं। इसके पहले जब केंद्र में संप्रग सरकार थी तब भाजपा शासित राज्य सरकारों को अपने राज्यपालों से कोई न कोई शिकायत रहती थी। इसमें संदेह नहीं कि किसी विधेयक को स्वीकृत या अस्वीकृत करना राज्यपालों का अधिकार है, लेकिन इस अधिकार का उपयोग करते समय यह संदेश नहीं जाना चाहिए कि उनकी ओर से राज्य सरकारों के कामकाज और विशेष रूप से कानून बनाने के उनके अधिकार में बाधा डाली जा रही है। इसका कोई औचित्य नहीं कि राज्यपाल विधानसभाओं से पारित विधेयकों को वर्षों तक रोक कर बैठे रहें। यदि राज्यपालों को किसी विधेयक में खामी दिखती है या फिर यह नजर आता है कि वह संवैधानिक मूल्यों के विपरीत है तो उन्हें इसका उल्लेख करते हुए ही उसे वापस करना। राज्य सरकारों के लिए भी यह आवश्यक है कि वे राज्यपालों की उचित आपत्तियों का सही तरह संज्ञान लें। राज्यपाल पद की गरिमा बनी रहे, इसके लिए खुद राज्यपालों और राज्य सरकारों को भी सजग रहना चाहिए।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में न्यायिक सुधारों की दिशा में एक अत्यंत महत्वपूर्ण सुझाव दिया। उन्होंने अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन की बात कही है। संविधान दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश की युवा शक्ति को न्यायपालिका में उसी तरह के करियर का मौका मिलना चाहिए जैसा अन्य अखिल भारतीय सेवाओं के मामलों में है। उन्होंने न्यायपालिका के विशेष स्थान को रेखांकित करते हुए कहा कि अपनी विविधता का सदुपयोग करते हुए हमें ऐसी प्रणाली विकसित करने की आवश्यकता है जिसमें योग्यता आधारित प्रतिस्पर्धी और पारदर्शी प्रक्रिया से विभिन्न पृष्ठभूमि से आने वाले न्यायाधीशों की भर्ती की जा सके। अखिल भारतीय न्याय सेवा की जरूरत को ध्यान में रखते हुए पहले भी सुझाव आते रहे हैं। विधि आयोग 1958 और 1978 में दो अलग अलग संस्तुतियों के माध्यम से इसके लिए सुझाव दे चुका है। आयोग का मत था कि इससे अदालतों में लंबित मुकदमों के समयबद्ध निस्तारण में आसानी होगी, न्यायिक संरचना अधिक पारदर्शी तथा क्रमबद्ध हो जाएगी और उसके परिणाम स्वरूप मुकदमों का तेजी से निपटारा होगा और आम लोगों का उन पर भरोसा बढ़ेगा। संसद की एक अस्थायी समिति ने भी 2006 में इस विषय पर सुझाव दिया था। इसके अलावा इस समिति ने एक मसौदा भी तैयार किया था किंतु वह आगे नहीं बढ़ पाया। सर्वोच्च न्यायालय ने भी कई मौकों पर इस संबंध में सुझाव और निर्देश दिए हैं। 1992 में ऑल इंडिया जजेज एसोसिएशन बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन के लिए जरूरी कदम उठाने का निर्देश दिया था। फिर 1993 में इस पर जरूरी पहल की जिम्मेदारी सरकार के विवेक पर छोड़ दी। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने इसका स्वतः संज्ञान लेते हुए न्यायाधीशों के चयन के लिए एक केंद्रीय व्यवस्था के निर्माण करने का सुझाव दिया किंतु अब तक इस पर कुछ ठोस पहल नहीं की जा सकी है। राजधानी में शिक्षण संस्थानों के आसपास तंबाकू उत्पाद बेचने वालों पर दिल्ली पुलिस की ओर से कार्रवाई किया जाना स्वतः उचित है। यह अत्यंत चिंताजनक है कि प्रतिबंधों के बावजूद स्कूल कॉलेजों के बाहर खुलेआम तंबाकू उत्पाद बिक रहे हैं और छात्र इनका सेवन कर रहे हैं। यह स्थिति सरकारी और निजी दोनों ही तरह के स्कूलों के आसपास है जो दर्शाता है कि इसे रोकने को लेकर अब तक कई स्थानों पर स्कूलों के 100 मीटर के दायरे में शराब की दुकानें भी खुली है जो नियमों का सरासर उल्लंघन है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने बृहस्पतिवार को स्कूलों के बाहर तंबाकू उत्पाद बेच रहे 70 दुकानदारों के चालान काटकर इन्हें सील करने का प्रस्ताव भेजा है, लेकिन मात्र 200 रुपये का चालान इन दुकानदारों को रोक पाएगा, इसमें संदेह है। राष्ट्रीय राजधानी के स्कूल कॉलेजों के आसपास ऐसी स्थिति है तो देश के दूर दराज के इलाकों के शिक्षण संस्थानों के बाहर क्या स्थिति होगी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है।
छोटा सा चालान करने के बजाय ये दुकानें सील होनी चाहिए। विद्यार्थियों को नशा बेच रहे दुकानदारों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। एमसीडी को भी सुनिश्चित करना चाहिए कि स्कूल कॉलेजों के आसपास तंबाकू उत्पाद न बेचे जाएं। नियमों को सख्त किया जाना चाहिए, इन पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए और सख्त सजा का प्राविधान होना चाहिए।